एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 11 फरवरी के करंट अफेयर्स और उसे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ लिंक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे दूं। ये नो ट्रस्ट नोटिस स्पीकर के लिए है, उससे जुड़े स्टैटिक फैक्ट्स हैं। उसके बाद कंटेंट ब्लॉकिंग से रिलेटेड, उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, उसके बाद पोलावरम प्रोजेक्ट, उसके बाद फर्स्ट एवर पॉलिसी ऑन फेयर एडवेंचर, उसके बाद MLCs फिजिकली इवेक्टेड इन बिहार हाउस, उसके बाद है CIC का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उससे रिलेटेड मैपिंग क्वेश्चंस बाद में। उसके बाद सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST का वर्डिक्ट के बारे में है कुछ। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद मेघालय माइन ब्लास्ट, उसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और म्यूचुअल फंड के बारे में, और उसके बाद हम वीडियो को ख़त्म कर दें। तो सबसे पहले मैं कल के लिए माफ़ी चाहूँगा। वो कल मैंने आर्टिकल 85 में प्रेसिडेंशियल एड्रेस बता दिया था, तो वो मेरे तरफ से मिस्टेक है। प्रेसिडेंशियल एड्रेस आर्टिकल 87 में है। क्या होता है प्रेसिडेंशियल एड्रेस? जब भी कोई हाउस, लोकसभा की हाउस बनती है फ्रेश इलेक्शंस के बाद, तो फर्स्ट सेशन जो होता है वो प्रेसिडेंट कंडक्ट करते हैं, और हर एक साल के पहले सेशन को भी जो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं उसको प्रेसिडेंशियल एड्रेस कहते हैं। तो गवर्नर भी उसी से रिलेटेड है। गवर्नर का एड्रेस भी आर्टिकल 176 में है। और आर्टिकल 85 में क्या है? आर्टिकल 85 में समन, प्रोरोग और ये सब करने की पावर्स जो है प्रेसिडेंट के पास है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ ये है कि ओम बिरला जी ने 118 MPs को बाहर निकाल दिया था, सस्पेंड कर दिया था। तो उसके बाद जो है MPs ने नो कॉन्फिडेंस तो नहीं कहना चाहिए, नो ट्रस्ट मोशन जो है लोकसभा स्पीकर के लिए लेके आए थे। तो स्पीकर जो है उन्होंने कहा कि जब तक अब ये कार्रवाई हो नहीं जाती तब तक मैं प्रिसाइड नहीं करूँगा। लेकिन ऐसा ये कन्वेंशन तो नहीं है। जब ये मोशन हाउस में चलेगा तभी वो प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा तो कर सकते हैं। तो स्पीकर ने कहा है कि अभी जब तक इस पर बात नहीं हो जाएगी तब तक मैं प्रिसाइड नहीं करूँगा। तो ये न्यूज़ तो चलती रहेंगी। ये सब बस पार्लियामेंट में टाइम पास करने का चीज़ें हैं। ढेर सारे करोड़ों रुपए लगते हैं बजट को चलाने के लिए, लेकिन MPs जो हैं, जबकि हमारे पास नंबर्स भी नहीं है अपोजिशन के पास, तब भी ज़बरदस्ती का मोशन लाए हुए हैं। तो उससे रिलेटेड, स्पीकर से रिलेटेड हमारा स्टैटिक एज हो जाएगा। स्पीकर, इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? इसका अपॉइंटमेंट कोई नहीं करते हैं, लोकसभा के मेंबर्स खुद में से ही चुन लेते हैं। इसका प्रोसेस आर्टिकल 93 में दिया हुआ है। स्पीकर का रोल क्या है? लोकसभा का चेयर को प्रिसाइड करना, उसके बाद लोकसभा में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट मनी बिल को सर्टिफाई करना। और ये भी इम्पॉर्टेंट है डिसक्वालिफिकेशन, इसका वर्डिक्ट जो है स्पीकर ही लेते हैं। और रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो है उसके फाइनल इंटरप्रेटर स्पीकर के ही पास होते हैं। रिमूवल कैसे होता है स्पीकर का? आर्टिकल 94 से होता है। तो कैसे होता है? कोई मेंबर जो है वो नोटिस देते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा को, तो उसमें कम से कम 14 दिन का नोटिस सर्व किया जाता है। फिर मोशन एडमिटेड हो जाता है और डिस्कशन होता है। स्पीकर अपने पोस्ट से हट जाते हैं। उसके बाद उसके जगह डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। उसके बाद डिबेट एंड डिस्कशन हो जाएगा, वोटिंग, उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग कैसे होगी? इफेक्टिव मेजोरिटी से। ऑल द देन मेंबर्स लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल द देन मेंबर्स होता क्या है? टोटल स्ट्रेंथ हुआ है और उसमें वैकेंसी है। मान के चलिए 545 सैंक्शनड स्ट्रेंथ है, तो अभी 2 मेंबर्स हटा दिए गए तो 543 है। 543 में 10 लोग वेकेंट हो गए, वैकेंसी आ गई या रिज़ाइन दे दिया, ऐसा कुछ, तो 533 का हाफ जो हो जाएगा उसका मेजोरिटी चाहिए। ठीक है। तो स्पीकर जो है पार्टिसिपेट और वोट करेगा, लेकिन प्रिसाइड नहीं करेंगे उस टाइम में।
तो ये स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड मैंने स्टैटिक एज कर दिया आपका। उसके बाद राज्यसभा के भी देख लेते हैं। राज्यसभा के कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो नहीं होते हैं, इसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा के चेयरमैन हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के मेंबर्स जो है खुद में चुन के वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया, ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट हो गए तो राज्यसभा के चेयरमैन भी हो गए। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए क्या है, आर्टिकल 63 देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आर्टिकल 66 में इनका इलेक्शन कैसे होना है वो कहते हैं। कैसे होगा, तो इसमें दोनों हाउस के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। इलेक्शन मेथड कैसा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसे और डीप में पढ़ना है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं इसे और डीप में बता दूंगा। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इस पर इतना नहीं दिया। तो कौन कंडक्ट करते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान रहे कि स्पीकर का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कराता है, वाइस प्रेसिडेंट का ही कराता है। और इलेक्शन कमीशन किसका किसका कराता है, लोकसभा का, राज्यसभा का और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, इनका कराता है। अब वाइस प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स ऑफ एज, क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। रिमूवल कैसे होगा, सिर्फ राज्यसभा के मेंबर ही इनिशिएट करेंगे, उनको भी 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। और राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए और फिर बिल लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, तो उससे हट जाएंगे। अब आगे देखते हैं। तो इसमें है फॉर सोशल मीडिया फॉर्म्स कंटेंट ब्लॉकिंग टाइम नाउ कट टू जस्ट 3 आवर्स। तो इसमें बेसिकली यही कह रहा है कि पहले जो है 36 आवर्स मिलती थी। अगर कोई गवर्नमेंट नोटिस दे दी कि ये चीज़ें ऑब्जेक्शनल कमेंट है या इलीगल कंटेंट है तो इसको हटाओ, तो सोशल मीडिया फॉर्म्स के पास 36 आवर्स होती थी। तो अब नया लॉ आया है तो उससे टाइम रिड्यूस होके 3 घंटा हो गया। तो ये बस याद रखना है। तो देख लेते हैं किस किस चीज़ से रिलेटेड जो है गवर्नमेंट नोटिस दे सकती है। तो थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, फेक न्यूज़, डीप फेक्स AI जनरेटेड और कंटेंट डिस्टर्बिंग पब्लिक ऑर्डर। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट जो है नोटिस देगी। नोटिस को पहले 36 आवर्स में हटाना था और अब उस कंटेंट को 3 आवर्स में ही निपटाना होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को। तो यही न्यूज़ था। अब जो है ये देख लेते हैं। उमर अब्दुल्ला कहें कि 2 क्रिटिकल वाटर प्रोजेक्ट सेट टू मूव फॉरवर्ड आफ्टर इंडस ट्रीटी सस्पेंशन। अभी जो इंडस वाटर ट्रीटी था जो 1960 में लागू हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम लोग ने देखा था कि इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया गया था। तो उस ट्रीटी के वजह से जो कुछ पावर प्रोजेक्ट्स हमारे जो रुके हुए थे उनको अब वापस से शुरू कर दिया जाएगा। तो उसी चीज़ के बारे में है। तो इसमें न्यूज़ तो हमने देख लिया, अब इसका स्टैटिक एज पे जाते हैं। तो सबसे पहले इंडस वाटर ट्रीटी देख लेते हैं। 19 सितंबर 1960 को किस किस के बीच में, जवाहरलाल नेहरू और आयूब खान के बीच में हुआ था और इसके मीडिएटर वर्ल्ड बैंक था। तो इस ट्रीटी से क्या मिल रहा था कि पाकिस्तान जो है इंडस, झेलम और चेनाब नदी का पानी यूज़ करेगा और इंडिया रावी, ब्यास और सतलज का। तो ऊपर के 3 पाकिस्तान यूज़ करेगा और नीचे के 3 भारत यूज़ करेगा। तो पहले भी इंडिया ने कई बार इस पर ऑब्जेक्शन उठाया था कि ऊपर के 3 रिवर में ज़्यादा पानी है और नीचे में कम पानी है, इसलिए थोड़ा इक्वल होना चाहिए ट्रीटी। तो अब जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये ट्रीटी अबेंस में चल गई है। तो पाकिस्तान वाले साइड का जो पानी है इसमें इंडिया को लिमिटेड यूज़ था कि कोई नॉन कंजम्पशन वाला चीज़ ही आप कर सकते हैं और हाइड्रो पावर बना सकते हैं, लेकिन उससे पानी का बहाव में कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए और लिमिटेड इरिगेशन का भी था। तो लेकिन पानी ही कम था, इसीलिए इंडिया बहुत बार ऑब्जेक्शन उठाया था। तो आगे देख लेते हैं इससे रिलेटेड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो डायरेक्टली एग्जाम्स में आ जाते हैं। सबसे पहले किशन गंगा प्रोजेक्ट,
किस पर है? किशन गंगा रिवर पे ही है। इसको पाकिस्तान में नीलम रिवर कहते हैं। तो किशन गंगा और नीलम रिवर दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? झेलम की। झेलम से याद आया मुझे कि कश्मीर वैली जो है, कश्मीर वैली, ये भी झेलम नदी पर ही। और रतलेब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये चेनाब नदी पे। तो ये दोनों तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब देख लेते हैं सारे रिवर्स के ओरिजिन। सबसे पहले इंडस, इसको सिंगिंग खम्बन कहते हैं तिब्बत में, और इसका ओरिजिन भी तिब्बत में है, मानसरोवर लेक के पास। झेलम वेरीनाग जम्मू एंड कश्मीर से ओरिजिनेट होता है। चेनाब नदी चंद्रा और भागा नदी के मेल से होता है। कहाँ पे? बारालच्छा पास के पास। तो चंद्रा रिवर का ओरिजिन चंद्रताल, सी फॉर चंद्रा, सी फॉर चंद्रताल। भागा नदी का ओरिजिन सूर्यताल। तो चंदा का अपोजिट सूर्य हो गया, तो ऐसे याद कर सकते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। ब्यास नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, और ये एक ऐसी नदी है 6 नदी में से जो कि पूरी तरह इंडिया में ही बहती है। बाकी 5 नदी जो है इंडिया से, चाइना से निकलती है, इंडिया में भी आती है और पाकिस्तान में भी चली जाती है। तो ये बस ऐसा नदी है जो इंटायरली इंडिया में फ्लो करती है। अब सतलज नदी को देख लेते हैं। ये रक्षस्थल लेक से ओरिजिनेट होते हैं इंडिया में, सिपकीला पास। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछ चुका है, और इसी पर बाकरा नंगल डैम लोकेटेड है। अब आगे देखते हैं। तो इन दिल्ली नायडू 6-4 फंड्स अप्रूवल्स फॉर पोलावरम प्रोजेक्ट। तो अभी जैसा कि आपको पता होगा कि एनडीए की जो गवर्नमेंट बनी है सेंटर में, इस पर ज़्यादातर जो प्रभाव है चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश कुमार का है, क्योंकि बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई है। तो दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं, चंद्रबाबू नायडू भी और नीतीश कुमार भी, ढेर सारे प्रोजेक्ट अभी ले रहे हैं। बिहार के लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन नायडू साहब तो पूरा का पूरा ही फंड वर्क ले रहे हैं। तो इससे जुड़ा स्टैटिक एज हमारा हो जाएगा पोलावरम प्रोजेक्ट। ये क्या चीज़ है? तो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो उससे रिलेटेड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल 262 में, और आर्टिकल 263 में क्या है? इंटर स्टेट काउंसिल है। तो इसको मैंने ऐसे याद किया था कि 262 और 263 में छोटा कौन है? 262 है। तो वाटर डिस्प्यूट होगा तो 3-4 राज्य में ही होगा, और इंटर स्टेट काउंसिल होगा तो सारे स्टेट मिलके बैठेंगे। तो 263 बड़ा है, तो इंटर स्टेट काउंसिल हो जाएगा जिसमें ढेर सारे स्टेट बैठेंगे, और आर्टिकल 262 हो जाएगा, छोटा है तो इसमें कम स्टेट बैठेंगे। तो इससे याद किया था, आप लोग दूसरे भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब देख लेते हैं गोदावरी रिवर के बारे में। ओरिजिन है इसका त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। कैसे कैसे बहती है? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में थोड़ा सा ही बहती है। उसके बाद बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अगर आपको इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में चाहिए और ये रिवर के बारे में डीप नॉलेज चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब मैं आगे बता दूंगा। कृष्णा रिवर का भी ओरिजिन देखते हैं। महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में। तो ये दोनों ही रिवर पोलावरम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। तो अब आगे देखते हैं। हरियाणा सेट टू फ्रेम कंट्रीज फर्स्ट एवर पॉलिसी टू रेगुलेट फेयर एडवेंचर राइड्स। तो कुछ दिन पहले हादसा हो गया था, तो कुछ लोगों की जान चली गई थी, तो इसीलिए जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने कंट्री का पहला पॉलिसी टू रेगुलेट फेयर एडवेंचर राइड्स। तो कंट्री का पहला है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे जब ये लॉ आता है उसके बाद। तो अभी इससे रिलेटेड फैक्ट्स तो ज़्यादा कुछ नहीं थे, तो मैंने नहीं लिखा। अब आगे देखते हैं। अपोजिशन एमपीज फिजिकली इवेक्टेड अमिड केओस इन बिहार हाउस। तो सबसे पहले न्यूज़ को समझ लेते हैं। तो आरजेडी के मेंबर्स थे कुछ, तो वो नीतीश कुमार से अपोलॉजी मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ राबड़ी देवी पर कमेंट कर दिया था। तो ऐसे ही हो हल्ला हुआ। उसके बाद हीटेड सिचुएशन के बाद जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो चेयरमैन थे, उन्होंने एमएलसीज को सस्पेंड कर दिया। तो उसके बाद फिर भी नहीं जा रहे थे, हो हल्ला मचा रहे थे, तो मार्शल ने उनको फिजिकली
बाहर निकाल दिया हाउस से। तो ये सब तो चलती रहेंगी, हमारे लिए स्टैटिक एज ज़रूरी है। तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंशन कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 168 से 212 तक। तो आर्टिकल 168 क्या कहता है? देयर शैल बी ए लेजिस्लेचर फॉर एवरी स्टेट। तो लेजिस्लेचर क्या क्या चीज़ से होता है? गवर्नर से, लेजिस्लेटिव असेंबली से और लेजिस्लेटिव काउंसिल से। ध्यान रहे, लेजिस्लेटिव काउंसिल सारे स्टेट में नहीं है, सिर्फ 6 स्टेट में है। कौन कौन है? बिहार, यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और कर्नाटका। तो यूपी बिहार सबको याद ही रहेगा, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकला है तो ये भी याद रहना चाहिए, और ये दो मैं कहूँगा याद कर लीजिए, महाराष्ट्र और कर्नाटका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है आर्टिकल 169 से अगर किसी को इस्टेब्लिश करनी है या अबॉलिश करनी है, कैसे करेंगे? स्टेट को 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उसको पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से अगर पास कर दिया जाता है तो पास इस्टेब्लिश हो सकता है या फिर अबॉलिश हो सकता है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 171 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में। तो सबसे पहले तो 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ। अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रेंथ 300 है तो 100 से ज़्यादा नहीं हो सकते, और उसके बाद 40 मेंबर तो होने ही चाहिए। अब इसमें कैसे कैसे होते हैं? तो 1/3 जो है एमएलए इलेक्ट करेंगे, 1/3 लोकल बॉडी इलेक्ट करेगी, 1/12 टीचर और ग्रेजुएट्स, 1/1 दोनों अलग अलग, उसके बाद गवर्नर 1/6। तो ये जो है जनरली मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब जो है जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें बिल कैसे पास होगा? तो सबसे पहले ऑर्डिनरी बिल देखेंगे। स्टेट असेंबली ने पास कर दिया तो वापस काउंसिल के पास जाएगा, काउंसिल ने पास कर दिया तो फिर गवर्नर के पास जाएगा। अगर काउंसिल ने रिजेक्ट या अमेंडमेंट सजेस्ट किया है तो आगे देखते हैं। अगर वो पेंडिंग छोड़ दिया तो 3 महीना तक मैक्सिमम पेंडिंग रख सकता है। अगर रिजेक्ट और अमेंडमेंट को सजेस्ट किया तो ये यहाँ आ जाएगा असेंबली के पास। असेंबली जो है अमेंडमेंट के साथ या उसके बिना भी जो है पास करेगी, फिर से वापस से काउंसिल को जाएगा। काउंसिल इस बार सिर्फ 1 मंथ के लिए रोक सकती है, उसके बाद अगर रोकी भी तो पास माना जाएगा। तो मैक्सिमम कितना डिले कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल? 4 मंथ। अब आते हैं मनी बिल पर। मनी बिल स्टेट के लिए किस में है? आर्टिकल 198 में। हमने 5-6 वीडियो से लगातार मनी बिल पढ़ा था, वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए था। तो वो यूनियन गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल 110 में। आर्टिकल 112 में क्या था? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 114 में क्या था? अप्रोप्रिएशन बिल। आर्टिकल 117 में फाइनेंशियल बिल, क्लॉज 1 में टाइप 1, क्लॉज 3 में टाइप 2। ठीक है। अब प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर रिक्वायर्ड है मनी बिल के लिए, मतलब कि जो भी इंट्रोड्यूस करेगा वो कोई मिनिस्टर ही होगा, कोई नॉर्मल एमएलए उसको मनी बिल को नहीं ला सकते। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही लाया जा सकता है, और उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है 14 दिन के अंदर उसको पास करना होगा, और असेंबली जो है इसके सजेशन को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इससे जुड़ा कोई भी अगर डेडलॉक हो जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल के बीच में तो कोई जॉइंट सीटिंग नहीं है। आर्टिकल 108 के जैसे लोकसभा और राज्यसभा के बीच में डेडलॉक हो जाता है तो जॉइंट सीटिंग कराते हैं, तो वो नहीं है। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने टॉप कोर्ट रिफ्यूजेस टू डायरेक्ट डिस्क्लोजर ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन डिसेंट ऑन सीआईसी अपॉइंटमेंट। तो एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कोर्ट को कहा कि जो डिसेंट नोट दिया था एलओपी ने तो उसको जो है डिस्क्लोज किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो हमारे पास स्टैटिक एज में क्या है? तो सबसे पहले देख लेते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की लाने के लिए बनाया गया, तो उसी में एक पोस्ट क्रिएट किया जाता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का। इसका कंपोजिशन देख लेते हैं। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अप टू 10, मतलब 10 तक होना चाहिए मैक्सिमम, 10 से नीचे कितना भी हो सकता है। इसको कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ एक कमेटी बनेगी प्राइम मिनिस्टर की, लीडर ऑफ अपोजिशन की और कैबिनेट मेंबर नॉमिनेटेड बाय पीएम। तो
इन तीनों कमेटी में जो डिसेंट नोट जो है राहुल गांधी ने दिया, तो उसी को जारी करने का बात वो आरटीआई एक्टिविस्ट कह रहा था, तो उसी को सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो इसका रिमूवल ग्राउंड्स देख लेते हैं। प्रेसिडेंट करेंगे रिमूव, स्टेट में है अगर तो गवर्नर करेंगे। कौन कौन से ग्राउंड? प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इसमें सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी। और इंसॉल्वेंसी और पेड एम्प्लॉयमेंट, इस पर भी रिमूव हो सकते हैं। इसका टेन्योर जो है पहले 6 ईयर्स और 65 ईयर्स था, तो अमेंडमेंट ला के 2019 में शायद उसका टेन्योर को अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और सैलरी भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अब आगे देखते हैं। खमेनी एडवाइज़र विजिट्स मीडिएटर ओमान एज ईरान यूएस प्रिपेयर फॉर टॉक्स। तो अब ईरान और यूएस के बीच में अब बात चालू हो गया है। खूब लड़ाई किया, अब चलो बात कर लेते हैं। अब तो ईरान पूरे साल ही कंट्रोवर्सी में रहा है, तो हम लोग को ईरान के पड़ोसी के बारे में देखना पड़ेगा। हमारा सबसे परम मित्र कह लें या दुश्मन कह लें, दुश्मन ही ज़्यादा बेहतर है। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, PAT। उसके बाद अज़रबैजान, आर्मेनिया, टर्की, इराक, इतना ही है। PAT, AAT, ठीक है, PAT, AAT और I। तो हो गया फिर से एक बार, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया और टर्की और इराक। तो ईरान में ही सब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ ये कैस्पियन सी है, और ईरान में ही एक रामसर जगह पे रामसर कन्वेंशन चालू हुआ था 1971 में, जिसे इंडिया ने 1982 में साइन किया था। तो ईरान से रिलेटेड इतना ही चीज़ें हैं। वेटलैंड से रिलेटेड ट्रीटी था। अब एक ये कि पर्शियन गल्फ़ के थ्रू कुवैत भी बॉर्डर टच करता है, तो पर्शियन गल्फ़ ये देखना होगा। और ये गल्फ़ ऑफ ओमान, ओमान कहाँ है? ओमान यहाँ पे है। अब आगे देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सीक्स सेंटर रिपोर्ट ऑन एक्शन टेकन ऑन इट्स SC/ST सब क्लासिफिकेशन वर्डिक्ट। तो 2024 के अगस्त महीने में 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने रूलिंग सुनाई थी कि अब जो है स्टेट्स जो है SCs को सब क्लासीफाई कर सकेंगे, कि SCs में ही डिफरेंट कैटेगरीज बना सकेंगे। जैसे कि OBCs में अभी होता है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, तो उसी तरह SCs में भी करने की बात की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया था कि पूरी तरह एक जैसे कम्युनिटी नहीं है SC में, SC में कोई ज़्यादा अच्छा है और कोई काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड है। तो अब जो है उसी के रिपोर्ट मांगी है सेंटर से कि अब जो है अब तक उसने क्या कदम उठाए हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए उस जजमेंट को। तो हमारा स्टैटिक एज क्या हो जाएगा? सबसे पहले आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो आर्टिकल 15 के क्लॉज 4 में स्पेशल प्रोविज़न है SC/ST के लिए। आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन है। और आर्टिकल 341 में क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है शेड्यूल कास्ट का लिस्ट निकालेंगे हर एक स्टेट के लिए। इसमें स्टेट जो है खुद से मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट ही इंक्लूड या एक्सक्लूड करेगा कम्युनिटी को। अब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। इसका ओरिजिन इंदिरा स्वानी जजमेंट में हुआ था 1992 में। तो अभी ये OBCs पे अप्लाई होता है कि कोई अगर OBCs में वेल ऑफ हैं तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है उसमें। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है? इनकम ऑफ पेरेंट्स देखा जाता है, इंडिविजुअल इनकम नहीं देखा जाता है, ठीक है। तो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए। अब आगे देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डिप्स टू 4.8% इन Q3, शेयर ऑफ सैलरीड जॉब्स डाउन। तो सबसे पहले न्यूज़ को देख लेते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है कम हो गया है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है बढ़ गया है, और सैलरीड जॉब्स जो है उनका शेयर कम हो गया है। तो ये सब रेट सब जो है हर एक क्वार्टर चेंज होते रहते हैं, तो ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया। तो हमारा स्टैटिक एज में क्या है? सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहेंगे?
तो सबसे पहले एक फिगर मैं चाहूँगा कि आप लोग देख लें। एक बड़ा सा पूल है, इसमें इंडिया की पॉपुलेशन है ये वाला 130 करोड़ का। इसमें जो है सारे बूढ़े लोग, बच्चे लोग सब आएंगे, लेकिन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है इसमें 90 करोड़ ये मान लिया हमने। इस वर्किंग एज में जो है कुछ लोग एम्प्लॉयड होंगे, कुछ लोग एम्प्लॉयड नहीं होंगे, और कुछ लोग कोई काम धंधा नहीं चाह रहे होंगे करना। जैसे कि स्टूडेंट हैं, अभी कोई कितने लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो वर्किंग एज में तो आएंगे, लेकिन अभी जो है जॉब नहीं देख रहे हैं, अभी सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं आगे। तो इस फिगर से आपने देख लिया, अब इस फिगर को ध्यान में रखना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट किसको कहेंगे? अनएम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। तो अनएम्प्लॉयड बाय एम्प्लॉयड प्लस नॉट एम्प्लॉयड इंटू 100। तो इससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। अनएम्प्लॉयड ऊपर में आएगा, उसके बाद नॉट एम्प्लॉयड प्लस एम्प्लॉयड नीचे में आएगा, तो वो हो जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसके दो डेफिनेशन हैं। तो हम लोग को कहाँ किस पे जाना है? हम लोग को जाना है जो NSO कहती है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या हो जाएगा? एम्प्लॉयड प्लस नॉट एम्प्लॉयड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो एम्प्लॉयड बाय नॉट एम्प्लॉयड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये आ जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। और एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका भी डेफिनेशन कहती है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का कि एम्प्लॉयड प्लस नॉट एम्प्लॉयड बाय टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन। तो वही है कि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन लेते हैं तो पूल बड़ा हो गया, तो पूल बड़ा हो जाएगा तो परसेंटेज जो है कम हो जाएगा, और इसमें ऐसे परसेंटेज इसमें कम है तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा। तो वही है। उसके बाद वर्कर टू पॉपुलेशन देख लेते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट देख लेते हैं। दिस इज डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, ये तो काफ़ी एग्जाम्स में पूछ चुका है कि कोई 10 लोग की ज़रूरत है तो उसमें 15 लोग हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। उसी तरह सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, ये कौन कंडक्ट करता है? NSO करता है। और ये कब से चालू हुआ? 2017 से चालू हुआ। तो अब आगे देखते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है। सुओ मोटो मतलब खुद से ही केस दायर किया है। जो रैट होल माइनिंग से 30 लोग मर गए थे, उससे रिलेटेड किसको किसको नोटिस गया है? मेघालय गवर्नमेंट को, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री को और लोकल अथॉरिटी को। तो सबसे पहले रैट होल माइनिंग देख लेते हैं। इसको 2014 में बैन कर दिया गया था। तो कोई माउंटेन है, उसमें छोटे छोटे छेद बना करके उसमें से कोयला वोयला निकालना रहता है, तो उसी को रैट होल माइनिंग कहते हैं। उससे बहुत लोगों के जान जाने का खतरा रहता है, उसमें हार्मफुल गैसेस होते हैं, उनसे पॉल्यूशन भी बहुत होता है। तो इसको 2014 में बैन कर दिया गया था। तो हमारा स्टैटिक एज क्या है? सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको 2010 में बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? इफेक्टिव एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ एनवायरनमेंटल केसेस। इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कंपोजिशन में चेयरपर्सन होंगे और कुछ मेंबर्स होंगे। चेयरपर्सन कौन होंगे? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो जुडिशियल मेंबर्स भी होंगे, एक्सपर्ट मेंबर्स भी होंगे। रैट होल माइनिंग मेथड ऑफ कोल माइनिंग वेयर नैरो टनल्स आर डग हॉरिजेंटली इनटू हिल्स। मेघालय में कॉमन है। मेघालय में कौन कौन से हिल हैं? गारो, खासी, जैंतिया हिल्स। उसके बाद इकोनॉमी का टॉपिक, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियंस इन्वेस्ट मोर इन गोल्ड ETF देन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो न्यूज़ तो यही है, पहली बार हुआ है कि इंडियंस जो है गोल्ड ETF में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी से। तो हमारा स्टैटिक एज क्या है? सबसे पहले एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है? तो फंड जो है स्टॉक के फंड जो है शेयर्स के जैसे बिकते हैं,
कमोडिटी के, एसेट के, तो उसी को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कह सकते हैं। लेकिन इसको सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपये हैं। इससे आप जो है या तो एक पैकेट चॉकलेट खरीद सकते हैं, और या तो 1 किलो सेब खरीद सकते हैं, या तो एक पैकेट बिस्कुट खरीद सकते हैं। तो लेकिन तीनों आप नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होगा कि इससे आप एक बास्केट खरीदेंगे जिसमें एक पीस चॉकलेट होगा, एक एप्पल होगा, एक मैंगो होगा और एक बिस्कुट होगा। तो इसी को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहेंगे कि आप जो है थोड़े थोड़े पोर्शन जो है सब चीज़ के खरीद सकते हैं। तो इस बास्केट को कहेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो उसी तरह शेयर मार्केट में आप एक शेयर खरीद सकते हैं अगर खरीदना हो, या फिर आप एक बास्केट खरीद सकते हैं जिसमें छोटे छोटे पोर्शंस जो हैं ढेर सारे शेयर के हैं, तो उसको ETF कहेंगे। ठीक है। उसी तरह आप गोल्ड ट्रेडेड फंड किसको कहेंगे, गोल्ड ETF किसको कहेंगे कि आप जो है एक फिजिकल गोल्ड अभी खरीदने जाएंगे तो कितने का पड़ेगा, करीब 2-2.5 लाख रुपए का तो अभी पड़ेगा 10 ग्राम। लेकिन आप जो है गोल्ड का एक स्मॉल पोर्शन खरीद सकते हैं 2-2.5 हज़ार में, जितने की वैल्यू है स्मॉल पोर्शन खरीद लेंगे, और वो पोर्शन आप खरीदें तो उस शेयर मार्केट में खरीदेंगे। ठीक है। तो शेयर मार्केट में आपने खरीदा तो उसकी क्या वैल्यू होगी, तो कंपनी को उस वैल्यू का गोल्ड अपने पास सेफली रखा जाता है। क्या करेगी कंपनी, हमने जितना खरीदा उस वैल्यू का गोल्ड जो है अपने पास रख लेगी, कंपनी अपने पास रखेगी। तो आपको क्या मिलेगा, गोल्ड का शेयर मिल जाएगा एक तरह से। तो शेयर को आप स्टॉक मार्केट में जब चाहें खरीद सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं। तो आपको फिजिकल गोल्ड रखने की टेंशन भी नहीं है, आजकल तो इतना महंगा हो गया है, चोरी भी हो जाता है। तो उसी को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहते हैं। तो अब आते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या कहते हैं, तो म्यूचुअल फंड है कि हमने जैसे मैं हूँ, पीपल नहीं, मैं हूँ, मैं जो है स्टॉक मार्केट में गया, कुछ दिन प्रॉफिट हुआ, बाद में ढेर सारा लॉस करके मैं बैठ गया, तो मैं स्टॉक मार्केट से बाहर हो गया। तो इसमें तो मुझे कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो मैं लॉस ही करूँगा। तो और जो है एक बार कोई चीज़ में करूँगा तो स्टॉक ही खरीद पाऊँगा या फिर बॉन्ड ही खरीद पाऊँगा। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ढेर सारे लोग जो हैं मेरे जैसे, ना सीखिए सब, 100 लोग जो है मेरे तरह आके सारा पैसा इसको दे देंगे। किसको दे देंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे देंगे। तो मेरे पास मान के चलिए 10 रुपये हैं, इसी तरह मेरे तरह 1 लाख लोगों के पास 10 रुपये होंगे, तो 10 लाख का पूल बन गया। अब ये 10 लाख को म्यूचुअल फंड वाले जो हैं, म्यूचुअल फंड वाले कौन, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कोई मैं कंपनी को दे दूंगा। वो कंपनी में एक्सपर्ट लोग बैठे होंगे जिसको फंड मैनेजर बोलते हैं। अब वो फंड मैनेजर मेरे बिहाफ पे स्टॉक मार्केट या फिर बॉन्ड या फिर गोल्ड या फिर कमोडिटी कोई भी, उसमें सब में थोड़ा थोड़ा पोर्शन करके इन्वेस्ट कर देगा। अब इन्वेस्ट कर देगा तो कुछ दिनों में उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उससे प्रॉफिट होगा तो वापस से सारे लोगों में बट जाएगा। लॉस हुआ तो लॉस क्या होगा, लॉस भी सब लोगों में बट जाएगा। तो इससे रिलेटेड 2 चीज़ आपको जानना जरूरी है, एंट्री लोड ज्वाइनिंग का फीस और एग्जिट लोड छोड़ने का फीस। तो ये दोनों सेबी चार्ज करती है, और म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सब को भी रेगुलेट सेबी ही करती है। तो सेबी के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। सेबी कब इस्टेब्लिश हुआ, 1988 में। हर्षद मेहता स्कैम के बाद इसके ढेर सारे लीगल बैकिंग मिली 1992 में। और किसको किसको रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, म्यूचुअल फंड को, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को, जो ब्रोकर्स हो गए जीरोधा, ग्रो, एंजल ब्रोकिंग, ये सब ब्रोकर हैं, तो इनको भी रेगुलेट करता है। और क्या करता है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन करता है। तो ये भी देख लेते हैं अभी गोल्ड के प्राइसेस राइज क्यों कर रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई में क्या होता है, रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, रुपए की वैल्यू कम होगी तो कमोडिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाएगी। जो पॉलिटिकल टेंशन, ट्रम्प साहब को देख ही रहे हैं, उल जुलूल रात में उठते हैं, उसके बाद कुछ से कुछ करने लगते हैं, टैरिफ लगा दिया,
और सारे ब्रिक्स की जो मेंबर्स हैं अपनी करेंसी बना रहे हैं, तो उससे अनसर्टिनिटी है ढेर सारी कि किस में लगाएं। तो बिजनेस वाले पूरे परेशान हैं कि आज टैरिफ लगेगा या कल लग जाएगा। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट में भी कोई जो है इंडेक्स को छोड़कर अभी गोल्ड पे शिफ्ट हो गया है। तो गोल्ड खरीदना अभी ज़्यादा बेहतर है। गोल्ड ने रिटर्न भी ढेर सारे दिए हैं। उसके बाद ग्लोबल करेंसी जो शिफ्ट आ रही है ब्रिक्स के द्वारा, तो उससे US डॉलर भी वीक हो रहा है। उसके बाद जो है इंडिया के सेंट्रल बैंक भी ढेर सारा गोल्ड खरीद रही है। जब ट्रंप इलेक्ट हो ही रहे थे तभी सेंट्रल बैंक ऑफ चाइना और इंडिया दोनों ने भर भर के गोल्ड खरीद लिया था। और जो टैरिफ लग रही है उससे जो है इकोनॉमिक स्लोडाउन के फियर्स भी ढेर सारे हैं। तो यही सब कारणों से गोल्ड का प्राइस दिन ब दिन इंक्रीज़ हो रहा है। गोल्ड के साथ साथ सिल्वर बीज ने तो आसमान ही छू दिया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही था वीडियो। बहुत मेहनत लगी है, मैं चाहूँगा आप लोग लाइक कीजिए। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करते हैं अपने फीडबैक को कमेंट में डालिए, आपको क्या पढ़ना और है। अगर कोई चीज़ डाउट है आपको तो वो चीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं अब ऐसे ही वीडियो और लाता रहूं आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू।